सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आपको लग रहा है कि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार का फल मीठा होता है। ये ऐसी समझ बन जाए तो फिर तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो सरलीकृत शिक्षक तो जा रहे हैं सब। ये कहना बड़ा कठिन है। आज का जो विषय है, विषय पे ही आधारित है। जैसे आप सभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं फैकल्टी का क्या आशय है, ये सभी आप जानते हैं। लेट अस हैव ए स्मॉल डिस्कशन। फैकल्टी किसे कहते हैं? संकाय। संकाय संकाय किसे कहते हैं? विविध डिफरेंट कोर्स की पढ़ाई होती और मिला करके संकाय बनाया जाता है। Which facilitate learning? Which facilitate learning in the teaching agency के संदर्भ में? नहीं, मुझे स्पष्ट नहीं है। जैसे एक बात तो स्पष्ट है कि वहाँ विविध विषयों की पढ़ाई होती है और विविध विषयों की पढ़ाई स्वाभाविक है, अधिगम के लिए होती है, लर्निंग के लिए होती है। लेकिन जो फैकल्टी का आशय है विविध विषयों की पढ़ाई से ऊपर की बात है। कौन पढ़ाता है? शिक्षक पढ़ाते हैं। वैसे दुर्भाग्य ऐसा होने लगा है कि आजकल क्लर्क्स और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार भी पढ़ाया गया और कई बार ऐसा लगता है कि वही खाली पढ़ाने लगे। इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक खुद पढ़ा लिखा नहीं होता। फैकल्टी का तात्पर्य यहाँ पे है टीचिंग स्टाफ से। फैकल्टी का तात्पर्य यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ से नहीं। और फैकल्टी का तात्पर्य यहाँ पे ये भी है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स। इट इज ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ये तो एक अर्थ है, लेकिन उसके बाद जब हम दूसरे पे जाते हैं तो दूसरा अर्थ उसका ये भी है कि हर व्यक्ति एक फैकल्टी। एवरी इंडिविजुअल टीचर इज ए फैकल्टी। ये दूसरा अर्थ। और एक तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है वो क्या है? इसका दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। एवरी टीचर हैज ए बॉडी एंड ए माइंड। Every faculty has a body and a mind. And if this body and this mind is not well tuned,
professionally, then this is not only a danger for the individual, but it is a real danger for the institution. That is the sole issue. और इसलिए जैसे कि खास तौर पे उच्च शिक्षा संस्थाओं में जो टीचर्स हैं, टीचर्स की फिजिकल ट्रेनिंग और टीचर्स की मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग समय समय पे होती रहनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का उन्मुखीकरण भी हो और व्यक्ति के अंदर जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसकी अपडेटिंग भी हो। तात्पर्य है कि उसका माइंडसेट और उसकी स्किल्स दोनों ही अपडेटेड होने चाहिए। आप सभी के पास लैपटॉप तो होगा ही, नहीं तो मोबाइल तो होगा ही। मेरे ख्याल से मेरे वाले से भी ज्यादा एडवांस होगा। और उसमें आपने देखा होगा कि अगर डेली अपडेट नहीं मारते हैं तो क्या होता है, जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उतना ज्यादा अपडेशन की जरूरत है। और अगर अपडेट नहीं मारेंगे तो वो करप्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा फंक्शन रुक जाएगा। हमारे उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों में भी यही हो रहा है। फैकल्टी मेंबर्स, और आपने ये भी सुना होगा कि अगर करप्ट सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कोई है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दूसरे खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो एक जैसे सिंबोलिज्म की बात है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा कि आप ये देखेंगे, इसमें डेफिनेशन बड़ी सरल सी है। ये है कि इट रिफर्स टू ए स्ट्रक्चर्ड एंड पर्पसफुल इनिशिएटिव डिजाइन्ड टू एनहांस द नॉलेज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एजुकेटर्स विदिन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में जो ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एक उचित संरचनाबद्ध लक्ष्य केंद्रित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के ज्ञान, उसके कौशलों, उसकी क्षमताओं और समग्र व्यवसाय वृत्ति के ज्ञान में वृद्धि के लिए इसका संचालन किया जाता है। मैडम बताएंगे कि नॉलेज का क्या मतलब है? सर नॉलेज का मतलब बैठ के है, बोल सकती हैं, बैठ के सर नॉलेज का मतलब है कि कोई एक ऐसी विषय जिस पे आपको पूरा गहन अध्ययन, उसके बारे में सारी चीजें जो भी हो आप बता सके, आत्मसात कर सके और समझा सके। और भी कोई नॉलेज का So data in an organized form which has a meaning and which is valid. Sir, according to me, the information that I have, and if I can utilize that information, that is my knowledge. Application of the information. with you, I can do it. that is knowledge. और क्या है? और कोई परसेप्शन? ये सर ऑब्जर्वेशन और जो बौद्धिक सूचनाओं का संग्रह, बौद्धिक सूचनाओं का संग्रह। इस हिसाब से तो हमारे ग्रंथालय सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। हमारे ग्रंथालयों में बौद्धिक सूचनाओं का सबसे ज्यादा संग्रह है। दिमाग में जो करते हैं, दिमाग में भी बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह है, जिसका कि हम अपनी निजी जिंदगी में और व्यावसायिक जिंदगी में कहीं उपयोग नहीं करते। तो फिर विश्वविद्यालयों की जरूरत नहीं। सर हमारे अंदर जो ज्ञान है, शायद उस ज्ञान को फिर से मतलब ये करने की जरूरत है, सामने लाने की या अपने संज्ञान में दोबारा लाने की जरूरत है। ज्ञान तो है बट उसको हम संज्ञान में नहीं लाते हैं। जब संज्ञान में नहीं है तो ज्ञान ही कहाँ है? सर नॉलेज जब अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रोसेस होता है, दैट बिकम अ इंफॉर्मेशन, बिकम अ नॉलेज। इंफॉर्मेशन ये जब बात मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, कही। ये बात सर जैसे बैंकिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें
हम जो इंफॉर्मेशन या जो भी सूचनाएं हैं उसको एकत्रित करते हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो बौद्धिक सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करना एक तो नॉलेज का फॉर्म है, और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हमको यूटिलाइज करेंगे सर, स्किल लेवल पे या जो भी कार्य व्यवहार होते हैं। चलिए Understanding our surrounding. Understanding our surrounding. अंडरस्टैंडिंग आवर सराउंडिंग्स। सर, चलिए मुझे लगता है कि जो हमारी सोच को परिष्कृत करता हो और इम्प्रोवाइजेशन की पॉसिबिलिटीज देता हो, कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, सोच को परिष्कृत करो। मतलब थॉट प्रोसेस को और इम्प्रोवाइज करने के मीन्स देता हो। जैसे चलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, बात करते हैं हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, उसको नेप में इंटीग्रेट करने की बात की गई है। उसमें नेप में इंटीग्रेट करने की बात की गई है आईकेएस को। नेप न्यू एजुकेशन अच्छा, जैसे हमारे यहाँ बीएचयू में वो बीटीपी करते रहते हैं, कोई समस्या नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आईकेएस को इंटीग्रेट करने की बात की गई है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को जा सकें। उस आईकेएस में ना कुछ भारतीय मिलता है ना ज्ञान मिलता है, और तंत्र तो बनता ही नहीं। ये पूरा एनईपी और आईकेएस ये चर्चा ही चल रही है। नहीं, अगर पूछा जाए कि हमारे संस्थानों में क्या सारे उपनिषद हर विभाग में खरीद लिए गए हैं? क्या पारंपरिक ज्ञान के जो पुराण हैं वो आपके यहाँ उपलब्ध हैं? और डिपार्टमेंट्स भी तो छोड़ दीजिए, हम अपने घर की पहले बात करेंगे ना, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलेंगे। फिर ये कहेंगे क्या नाम है सिंह साहब की उत्तराखंड में लेसन प्लान है, मुझे मिला नहीं अभी। नहीं बस पूरा दे दूंगा। नहीं पूरा नहीं, एक ही प्लान दीजिए हमको आज। नहीं अभी नहीं, इसके बाद लेक्चर के बाद। चलिए ज्ञान पे हम लोग आते हैं। मैडम ने एक सही दिशा में हिंट किया है कि भारतीय संदर्भ में अगर स्पष्ट कहें तो ज्ञान को विशेष तौर पे विद्या और अविद्या से जोड़ करके देखा गया है। अगर आप लोग अपने अपने विश्वविद्यालयों के जो सूत्र वाक्य हैं, उन सूत्र वाक्यों को अगर संज्ञान में ले, अगर आपको याद हो तो, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, अपने अपने विश्वविद्यालयों के मोनोग्राम के नीचे कुछ लिखा होगा, है ना? क्योंकि मुझे ये संदेह है कि सबको याद है। अगर आपको याद है तो उसको वेरीफाई मैं नहीं करूंगा, अपने आप देख लीजिए कि वो क्या है और उसका अर्थ क्या है। वो कहीं ना कहीं इस ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। मैं अपने विश्वविद्यालय का बता दे रहा हूँ। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कहा गया है कि विद्या अमृतम विष्णुते, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय में आप जब घूम करके टीचर्स से भी पूछेंगे तो मोर देन 70% डू नॉट नो व्हाट इट इज, और स्टूडेंट्स की तो संख्या खैर 99% है, उनको नहीं पता। तो अब लक्ष्य क्या था विश्वविद्यालय का? तो लक्ष्य था कि ऐसे ज्ञान को देना जिससे कि अमरत्व मिले, जिससे अमरता और ज्ञान में कोई भेद ना हो, ऐसे ज्ञान को विकसित करना था। तो ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पे ये भी है जिसको कि आप विद्या कह सकते हैं, और जो कुछ भी जो डिसिप्लिनरी आपकी नॉलेज है, वो डिसिप्लिनरी नॉलेज आपके मूल ज्ञान से संबंधित नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कई बार हमको बहुत प्रकार के भ्रमों में भी वो डाल सकती है। इसलिए परंपरागत ज्ञान में उसको जो है कि जीवन के लिए आवश्यक कहा गया है, लेकिन उसको अविद्या कहा गया है। जीवन की मूल समस्याओं का नाश करने वाली वो नहीं है। अभी आप ये देखेंगे कि सारे विश्वविद्यालयों में और एनईपी में भी एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों में, और हाउ टू हैंडल स्ट्रेस विद इन द कैंपसेस, दैट इज ए चैलेंज। चाहे वो महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, आप ये देख रहे हैं कि जितना वॉयलेंस है कैंपसेस में, जितना डिसकंटेंट है, हमारे विश्वविद्यालय में ही रोज आंदोलन होता है, रोज बच्चे खड़े रहते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एट वेरियस levels, and faculties are more involved in that process. तो तात्पर्य यहाँ क्या है कि अगर ज्ञान और परिष्कृत सूचना, processed information which is useful for my profession, information which is useful for my life, and information which is useful for my society, unless it is processed, it cannot be clarified.
तो यहाँ पे चाहे जैसे मैडम ने कहा कि हमारे चारों तरफ है उसकी जानकारी करना, लेकिन हमारे चारों तरफ से अतिरिक्त अपनी जानकारी करना अगर हम सीख जाएं, अपनी का मतलब यह है कि अपनी फिजिकल फैकल्टीज के बारे में और अपनी मेंटल फैकल्टीज के बारे में। तात्पर्य है कि मेरा विषय, तो मेरा विषय कहाँ लेके जाता है, मेरा विषय किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, अपने विषय की मेरी क्या जानकारी, अपने विषय में मैं क्या कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग लिया मैंने मेरे विषय में इसका क्या योगदान है। इस तरह के तमाम तरह के विचार हैं जिनकी अगर हम अपने स्तर पे प्रोसेसिंग करते हैं तो वो सनह सनह जो है ज्ञान की तरफ लेके जा सकती है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे एनईपी की बात है, तो एनईपी का विजन क्या है? एनईपी का विजन है भारत उन्मुख ज्ञान का विकास करें, और भारत उन्मुख ज्ञान का विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्माण के लिए करें। लेकिन ये भारत उन्मुख ज्ञान होगा क्या, कैसे होगा, कहाँ है और अभी तक क्या वो नहीं था? इन सारी चीजों की विचार विमर्श होनी चाहिए, विस्तार से होनी चाहिए, साक्ष्य परक होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉलेज का तात्पर्य उस विद्या अविद्या दोनों से है। इसी तरह से जैसे आप देखें स्किल्स, कौशलों का तात्पर्य क्या है? कौशलों का तात्पर्य क्या है? जैसे एनईपी आप लोगों ने तो अब पढ़ लिया होगा, क्योंकि 7 दिन हो गए ना, 5 दिन, 6th डे पर्टिकुलर चीज करने के लिए ट्रेनिंग। तो आप लोगों ने एनईपी में भाग संख्या 9 से लेकर के और 15 तक, मैडम ने धीरे से कहा नहीं जैसे आपको कई बार लोगों की लिप रीडिंग का भी अभ्यास होना चाहिए, और आप अगर अपने विद्यार्थियों की लिप रीडिंग कर सकते हैं तो यू कैन डायरेक्ट देम इन राइट डायरेक्शन। नहीं तो अगर 6 दिन में पहला ही काम क्या होना चाहिए था, अब पता नहीं उन्होंने कुशाग्र जी ने कराया है कि नहीं। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। मालवीय जी तो वहां लिख के गए विद्यामृतम विश्वविद्यालय, लेकिन हर एक के बीच में एक दीवार खड़ी है, विभागों के बीच में भी, संकायों के बीच में नहीं, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में भी। उस दीवार को तो हटाना पड़ेगा ना। ज्ञान तो इसी के लिए चाहिए कि दीवार हट जाए। यहाँ कौशलों का तात्पर्य क्या है जानते हैं? अगर आप इसमें सेक्शन 11 पढ़ें, आप 9 और 11 में अगर आप ये देखें तो कई बार मैं जाता हूँ, अक्सर इसको सुनने में बहुत बुरा लगेगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से कितने लोग, सुनने में बुरा लगेगा लेकिन उसको सह लीजिएगा। इसलिए मत सहिएगा कि गलत कह रहा हूँ, इसलिए सहिएगा कि सही कह रहा हूँ, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अक्सर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कई बार सिलेक्शंस के लिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए और चीज़ों के लिए जाते हैं हम लोग, 4 बार सोचना पड़ता है कि टॉयलेट का यूज करें कि ना करें। अगर आप गए होंगे तो शायद आपने भी महसूस किया। अब किसी विश्वविद्यालय में किसी, ये वहीं नहीं है, इसको एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय में, किसी विभाग में अगर शौचालय सही न हो तो किस क्वालिटी की आप बात करते हैं? कर सकते हैं क्या? ये एनईपी में लिखा है, ये साफ लिखा है एकदम। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर कॉरिडोर्स में हर जगह थूका हुआ हो तो क्या क्वालिटी की बात कर सकते हैं? ये मतलब छोटी चीज है, ये फिजिकल मेंटरिंग से चीजें संबंधित। तात्पर्य है कि मेरा कंसर्न वहां नहीं है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे टीचर हो, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो या स्कूल, मेरा कंसर्न वहां नहीं है। ये स्किल का तात्पर्य है कि यू मस्ट बी स्किल्ड इनफ दैट वेयरएवर यू लिव with a dignity, है ना? आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कितनी भारी चुनौती है। दूसरी चीज, एक चीज है, किसी विश्वविद्यालय के कैंपस में अगर आप घुसते हैं और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कैंपस में घुसते ही अगर दिमाग में ये बात आती है, कहीं ऐसा न हो कि प्राचार्य जी आज हमको कुछ कहे, आज कुछ ऐसा
ना हो कि मेरा टकराव हो जाए, या आप टारगेट करेंगे आज देखते हैं कैसे ये काम करा लेते हैं। विभागाध्यक्ष या संकाय प्रमुख या प्राचार्य, इसका मतलब क्या है? देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या? देयर इज क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट इन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब पहुंचना कहीं और है, यात्रा कहीं और की हो रही है, पहुंच कहीं और जाएंगे। स्किल्स का तात्पर्य ये भी है कि आपको ये पता रहे कि कहां पहुंचना है और पहुंचने का मार्ग क्या है। वो मार्ग जो है प्रोफेशनल मार्ग ही होगा, प्रोफेशनल मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं होगा। अब इसके बाद जो है आपकी कक्षाएं आती हैं। आपकी कक्षाओं में विद्यार्थी आते हैं कि नहीं आते हैं, नंबर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, या बिना आए भी नंबर पा लेते हैं। देखिए बहुत छोटी चीज है ये, बट ये स्किल्स से संबंधित। दे आर सर्टिफाइड विदाउट डूइंग थिंग्स। और हम लोग कभी कभी बड़ा खुश होकर के कहते हैं कि हमारे विद्यार्थी बहुत तेज हैं। भले हमने जो है कि उनको महीनों तक न पढ़ाया हो, न संवाद किया हो, कुछ न किया हो, हम कहते हैं हमारे विद्यार्थी बहुत तेज। और ऐसे ही कहते कहते 30 साल निकाल देते हैं, है ना? तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स में प्रॉब्लम है। और ये स्किल्स में प्रॉब्लम इसलिए है, नॉलेज में प्रॉब्लम। माय विजन वाज नॉट क्लियर। कैपेबिलिटीज, अब ये देखिए कि क्षमताएं, जैसे मान लीजिए लोग कहेंगे, हालांकि नीति में ये भी कहा गया है कि क्वालिटी विकसित करने के लिए लोग कोशिश करेंगे और सरकार भी सहयोग करेगी। अब ये बताइए कि अगर मेरे ही विभाग का कक्ष साफ नहीं होता है तो इसमें सरकार क्या करेगी? जैसे जो टीचर आता है वो कहता है प्राचार्य का काम है वही देखे, कहता है कि नहीं कहता है? और जब 4 टीचर्स एक साथ बैठते हैं तब भी ये कहते हैं कि अरे इससे मेरा क्या लेना देना, हम तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। इट मीन्स यू आर नॉट कैपेबल, आप में क्षमता ही नहीं। आप जहां बैठे हैं उसको ठीक रख सकें, साफ सुथरा रख सकें, इसके बाद में कोई अन्य बातें शुरू होंगी। तो आपका क्षमता निर्माण जैसे विषय को पढ़ाने से लेकर के, मूल्यांकन करने से लेकर के, अपने परिवेश को ऐसा बनाने से, जैसे क्यों आपको लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बनारस में जो आते हैं कि BHU एक बार जरूर जाना चाहिए। ये सब मालवीय जी की कृपा है, इसलिए he was a person with a vision, clear cut vision। कोई आता है कहता है कहाँ DLW जाना चाहिए या BLW जाना चाहिए, क्यों? ये दोनों कैंपसेस कैसे हैं? नीट, क्लीन, और बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास कुछ हो रही हैं। तात्पर्य है कि ये नॉलेज, स्किल्स और कैपेबिलिटीज ये एक दिन में डेवलप नहीं होती, इट टेक्स टाइम एंड ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ। एक बार एक बहुत सीनियर व्यक्ति थे हमारे साथ इसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्या कुछ नहीं, बस इस बार तो इसी प्रोग्राम में ही आना हुआ, इससे आपसे भेंट हुई। तो देखिए एक काम करना चाहिए, आपको ये कोशिश करना चाहिए, देखिए साल में कितने आपने लेख लिखे, या आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, पिछली बार आपने कितने लेख लिखे, इस बार कितने लेख लिखे, 6 महीने में कोई लेख लिखा या नहीं लिखा, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया या नहीं लिया, प्रोजेक्ट पे कुछ काम किया या नहीं किया। अक्रॉस द इयर्स, जैसे हमारा 4 साल का समय है या 8 साल का समय है, हम अपने आप ये देखें, सबकी गति समान नहीं हो सकती है, लेकिन हम खुद ये देखें कि क्या हम उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई पुस्तक या मोनोग्राफ हमने लिखा कि नहीं लिखा, कोई सेमिनार्स या वर्कशॉप्स हमने ज्वाइन की या नहीं की। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो इट इज रिलेटेड विद द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग आल्सो एंड योर ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ आल्सो। तो फैकल्टी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है वो पर्टिकुलरली इसलिए होता है कि इन सभी कामों को करने में अगर आपने कोई चैलेंज फेस किया तो उस चैलेंज को यहाँ पे क्या करें, उस चैलेंज को यहाँ पे नलिफाई करें।
मतलब उसका समाधान ढूंढ के निकालें, उसको डिस्कस करें। जैसे यहाँ पे एनईपी में आप ये देखें कि एनईपी में लिखा है कि वी मस्ट लर्न टू डेवलप नॉलेज, वी मस्ट लर्न टू डिबेट, वी मस्ट लर्न टू डिस्कस। ये 2-3 चीजें बहुत कैटेगोरिकली लिखी गई हैं। जैसे जहां विवाद होता है वहां व्यक्तिगत विवाद का रूप ले लेता है, जहां चर्चा होती है वो चर्चा जो है कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमको प्रोफेशनली कैसे इंगेज होना है, इसके लिए भी तैयारी इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू होनी चाहिए, है ना। अब इसमें जैसे कि आप ये देखें, अब इसका जैसे सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, इट इज टेलर्ड टू सपोर्ट। जैसे 7 दिन में आप सारी चीजें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ थीम बेस्ड कुछ चीजों पे चर्चा आप कर सकते हैं। जैसे आपसे ये काम ये कराया जा सकता था, तो आपने किया भी कि एनईपी को पढ़िए और एनईपी पे अपनी समीक्षा लिखिए और उस समीक्षा पे आपको फीडबैक भी दिया जाता है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि हो सकता है करवाया भी। तो उससे क्या हुआ, आपको एनईपी की अवेयरनेस एक बढ़ी, एनईपी के बहुत सारी चीजों की जानकारी आपकी बढ़ी, उस पर डिस्कशंस भी करा सकते थे, उस पर डिबेट्स भी करा सकते थे। तो दिस इज टेलर्ड, क्योंकि यहाँ जैसे आपने देखा है इसका एफडीपी का मूल मकसद क्या था, इट इज टेलर्ड विद रेफरेंस टू एनईपी 2020, है ना। तो बिकॉज यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरियस रोल्स, जैसे आप कहीं इंस्ट्रक्टर की भूमिका में होंगे, कहीं शोधकर्ता की भूमिका में होंगे, कहीं मेंटर्स की भूमिका में होंगे। जैसे आपने देखा कि ये सारे के सारे शब्द जो है किसी भी शिक्षण संस्था में बहुत ही प्रचलन में, जैसे विशेष तौर पे जैसे मेंटर शब्द है, मेंटरिंग में जो है एक ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति एक कम स्किल्ड व्यक्ति को मार्गदर्शन देता है। तो फैकल्टी मेंबर या टीचर क्या है, वो ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति है, अपने ही विषय में ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति है। तो हम ये देखें कि क्या मेंटरिंग कैसे करनी चाहिए, मेंटरिंग का प्रोसेस क्या हो, अपने विषय के बच्चों को हम मेंटरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, ये जानकारियां भी इसके अंदर दी जाती हैं। रिसर्चेज में जैसे आप ये देखें कि खास तौर पे महाविद्यालयों में एक बहुत अच्छी बात हुई है हाल के वर्षों में कि सभी लोगों को प्रोफेसर्स के रूप में प्रमोट भी कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ जो रिसर्च कॉम्पिटेंसी थी वो हमारी डेवलप हुई कि नहीं, उसका कोई माहौल रिसर्च का कोई बना कि नहीं बना, या हमने खाली रजिस्ट्रेशन करके और बच्चे को डिग्री दे करके और बीच में कुछ इधर उधर करके काम अपना खत्म कर दिया। तो इन चीजों पे आपको धीरे धीरे एक माहौल का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे आप शोध भी कर सकें, मेंटरिंग भी कर सकें और इंस्ट्रक्टर्स के रूप में भी कार्य कर सकें। जैसे आप ये देखिए कि अभी 3 साल हो गए हैं, इन 3 सालों में एनईपी में एक्सपेक्टेशंस थी कि कोर्स वर्क वगैरह में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन उन कोर्स जो भी कोर्स वर्क हमारे चल रहे हैं उनमें एनईपी के अनुरूप कोई अपडेशन विशेष नजर नहीं आता है, जिसमें कि ये त्वरित रूप से 3 सालों में कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसको यूजीसी डायरेक्ट तो नहीं करेगी, लेकिन आप अपने लेवल से तो चेंज कर सकते हैं, यू आर ऑटोनोमस इनफ टू डू इट। क्योंकि हम हर चीज के लिए ये तो कहते रहते हैं कि हायर बॉडीज हमारी ऑटोनॉमी में चेक्स लगा रही हैं, लेकिन एकेडमिक रिफॉर्म्स में तो कोई चेक नहीं लगा रही है, वो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देखें कि ये टेलरिंग जो है वो कोर्स की जाती है, तो ये एफडीपी का एक सिग्निफिकेंस है। अब ये देखें हमारे जो बहुत सारे काम हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमको शिक्षण संस्था में करना पड़ता है, जैसे पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने के तरीके में हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, उन तरीकों पे भी आपने एनईपी में भी पढ़ा होगा कि कौन से तरीके कैसे अपनाने चाहिए, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए। कोई ऐसी समीक्षा की आपने क्या कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज नई क्या यूज करनी चाहिए, चर्चा हुई नहीं? खैर हुई है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कुछ नई टीचिंग मेथोडोलॉजीज की बात। एक नई बात और है, जैसे कि इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज हम कहते हैं, लेकिन 20 साल 30 साल से जो मेथोडोलॉजीज चर्चा में है और यूज में है, उनको भी आज भी हम क्या कहते हैं कि ये इनोवेटिव है।
उसमें इनोवेशन तो कुछ होता नहीं। तो ये चीजें जो है कैसे परिवर्तित हो, इस पे विचार, रिसर्च एक्टिविटीज, जैसे आपसे कहा जा सकता है कि एक छोटा सा प्रपोजल बना, ये कहा जा सकता है कि एनईपी का की क्रिटिकल एनालिसिस कर लीजिए, या एनईपी बेस्ड स्मॉल एक्शन रिसर्च के कुछ प्रोजेक्ट्स बना लीजिए। इस तरह के रिसर्च एक्टिविटीज में भी संलग्नता की जाती है एफडीपी प्रोग्राम्स। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जिसमें कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके कैसे हम कुछ चीजें करते हैं, ये किया जाता है। स्टूडेंट इंगेजमेंट, किस तरह से विद्यार्थी, जैसे आपने देखा होगा कि जो टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। बच्चों को कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सेशन इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि विषय में उनकी रुचि बनी रहे। तो ये सारी की सारी चीजें एफडीपी में कराई जाती हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंस। देन मोड, इसके तरीके क्या हो सकते हैं? कार्यशालाओं का आयोजन करना, कार्यशालाओं के साथ साथ संगोष्ठियों का आयोजन करना, या सिंपोजियम्स का आयोजन करना, कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करना, ये सारे के सारे शब्द हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा भेद है। कार्यशाला है, सेमिनार है, सिंपोजियम है, कॉन्फ्रेंस है, इनमें सभी में कुछ समानताएं हैं और कुछ भेद भी है। फिर इसी तरह से ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशंस में जैसे आप ये देखें कि एक शब्द यहाँ पे किया गया है, ट्रेनिंग। बेसिकली ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग स्किल्स। जैसे हमारे लेखन कौशल में कोई परिवर्तन आया या नहीं आया, ये हम स्वतः समीक्षा कर सकते हैं। Then capabilities and knowledge, enhancing skills, capabilities and knowledge employed for doing a particular job। एक निश्चित तरह का कार्य करने के लिए हम अगर लोगों को बताते हैं, उनको सिखाते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कुछ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिसमें कि आप आईसीटी गैजेट्स का यूज करना सीख सकते हैं, आप कुछ रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं जिसमें अपने विचारों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से जैसे आपकी कुछ अपने इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को एक कॉमन गैदरिंग में, क्योंकि सभी फैकल्टी मेंबर्स कहीं ना कोई एक्सपीरियंस रखते हैं, तो कॉमन गैदरिंग में उन चीज़ों को शेयर करके और समाधान के भी विचार कर सकते हैं। These can be some of the things. Then mentoring, जैसा कि अभी बताया गया कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि यूजी पीजी हर स्टूडेंट को किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे संस्थाओं में अक्सर कब होता है, जब नैक का इंस्पेक्शन होने वाला होता है, तब आप कहते हैं कि उनके मेंटर्स ये हो गए, उनके मेंटर्स वो हो गए, और खत्म हो गया, तो फिर अगले 5 साल तक फिर ठंडा हो जाता है। तो इट मींस इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय माइंडसेट, ये मेरे नॉलेज और स्किल का इंटीग्रल पार्ट नहीं बना, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग का इंटीग्रल पार्ट नहीं बना। तो मेंटरिंग हैज टू बी डन। देन एक्सपोजर टू न्यू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड एडवांसमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स। जैसे इस स्वाभाविक चीज है कि जब हम जिसकी इच्छा करते हैं वो मिल जाता है, तो उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हम अपनी ऊर्जा को, क्योंकि देखिए फैकल्टी कहलाने का हक हमको तभी है जब हम मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड। If I am not motivated and energized, then, and particularly if FDP programs are not making me more motivated and energized, then these programs cannot be said to be successful. क्योंकि ये दोनों शब्द जो है ना, कि आप स्वतः अभिप्रेरित हो और आपकी ऊर्जा का जो कोर है वो आप ही के अंदर हो, अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में सक्सेसफुली आगे बढ़ना, या इवन अपने इंस्टीट्यूशन में सक्सेसफुली आगे बढ़ना। तो ये तरीके ऐसे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। और हाँ, यस Sir, FDP and capacity building program. Could you please? Yes. Just I will, after telling about goals, I will differentiate. तो इस तरह से समग्र रूप से कहा जाए तो इसका गोल क्या है? To improve the quality of education
foster innovative teaching practices, enhance research productivity, and ultimately contribute to the overall growth and success of higher education institution. मतलब आप ये देखें कि जैसे अभी मैं BHU के अंदर से आ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मैं यही सोच रहा था कि कितना बढ़िया माहौल है ना। आप ये सोचें कि अगर अपनी संस्था में जाके अगर आपको ये लगता है कितना बढ़िया माहौल, इसका मतलब संस्था में कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल ग्रोथ। इसी तरह से ये भी हमको सोचना चाहिए कि अपनी संस्था के लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। नहीं, जैसे हर फैकल्टी मेंबर की एफिशिएंसी वो संस्था की एफिशिएंसी है, इट विल कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में अगर आप अपग्रेडेड होते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, अपने पेडागोजिकल स्किल्स, मेंटरिंग स्किल्स, अपने रिफ्लेक्शन स्किल्स, इनको अपग्रेड करते हैं, क्षमता निर्माण करते हैं, तो ऐसे में क्या है, आपकी संस्था की भी क्षमता निर्माण स्वाभाविक रूप से हो रही है, आपके विभाग का भी क्षमता निर्माण स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अब इसमें मैडम ने जैसे एक सवाल किया कि what is relationship between FDP and capacity building? Difference. What is difference between? Capacity building programs and faculty development program. Right, right. देखिए, capacity building programs may be solely focused on your skill building, और कई बार उनका मोड सिर्फ वर्कशॉप ही हो सकता है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग cannot be done merely through interactions, ठीक है, तो वहां hands on focus आपका ज्यादा होना चाहिए, so that you are able to develop skills and you are able to know how to use these skills practically in the field. Faculty development programs, it is more holistic, involving development of your knowledge, your skills and your capabilities, ठीक है ना, एंड ओवरऑल ग्रोइंग फॉर प्रोफेशनल वर्किंग, ये हो सकता है, ठीक। नाउ इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में कई बार ये होता है, कहते हैं कि पहले कभी नहीं होता था, ऐसा नहीं है, ये कंसिस्टेंटली होता रहता है और पहले भी होता रहा है। इसमें देखें कि इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पीपीटी ये तो जनरल पीपीटी है, आपको चाहिए तो शेयर भी कर लेंगे। इसमें आप ये देखें कि 1940s 60s में ये एफर्ट्स थे, मतलब स्वतंत्रता के समय से ही वर्कशॉप, सेमिनार्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तरह तरह के जो है एस्टैब्लिश होते रहे हैं। 68 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये 68 में एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए कई तरह के इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, और बाद में आप आके देखते हैं कि यूजीसी ने फंडिंग भी इसके लिए शुरू किया। इसके बाद फर्दर आप ये देखेंगे कि 1987 में 1987 में एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की स्थापना हुई, और एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस का बेसिक पर्पस क्या था? उसका बेसिक पर्पस ही था ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर प्रोग्राम्स करना, उनको उनका फिलोसफिकल सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उसको क्या करना, चेंज करना, उसको ओरिएंट करना, और बहुत प्रकार के जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को डेवलप करना। जैसे आप ये देखें कि उच्च शिक्षा संकीर्ण दायरों से होकर के नहीं जा सकती, उच्च शिक्षा का एक मुख्य मकसद हो सकता है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जब हम एज फैकल्टी मेंबर एंट्री लेते हैं तो हमको अपने विषय की तो बड़ी अच्छी जानकारी रहती है, लेकिन अपनी विषय से इतर एक व्यक्ति का समग्र विकास कैसे किया जाना चाहिए इसकी बहुत सही जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि हम एक नैरो रेस कोर्स में ही अपना दौड़ लगाते रहते हैं। तो ऐसे में एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की स्थापना की गई। हाल में जो है कुछ उसका कायांतरण नहीं किया गया, नामांतरण कर दिया गया, जैसे नाम बदल दिया गया, उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स कह दिया गया, और अब तो लगभग वो डेथ बेड्स पे पड़े हुए। कहने का मतलब है कि वो उनको अलग थलग छोड़ दिया गया है, और
ऐसा कहा गया है कि तमाम तरह के प्रोग्राम्स बाद में लॉन्च हुए, जिसमें कि पंडित मदन मोहन मालवीय स्कीम भी चली फॉर टीचर्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग। ये खासतौर पे 2010 में आकर के चालू हुई। स्कूल्स ऑफ एजुकेशन जो है कई जगह डेवलप हुए। एडवांस स्टडी जैसे 1986 की जो शिक्षा नीति आई, तो उसमें सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज की भी स्थापना हुई। कई सारे सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस भी कई सारे बने। इन सबका मकसद एक ही था कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को संचालित करना। फिर आप ये देख सकते हैं कि आगे 2010 में आकर के देखते हैं कि ये एम्बिशियस प्रोग्राम ये चला, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों में स्कूल्स ऑफ एजुकेशन या अलग अलग सेंटर्स दिए गए, या इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स बाद में आकर के ये बने हैं। 2019 में भी इसी के अंतर्गत परिमार्जित रूप आकर के आप ये देखते हैं कि IUCs, या बाद में फिर जो है कि IUCP की भी स्थापना इसके अंतर्गत हुई। तो इन सब का मकसद यही था कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनके माध्यम से कराए जाएं, लोगों को इनरिच किया जाए, प्रोफेशनली लोगों को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और सोल पर्पज उसका ये था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। अब इसके बाद जैसे आप ये देखें, वापस फिर लौट जा रहा है क्या? चलिए, अब NEP में इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स तो ये थे। NEP में खास बातें जो कही गई हैं, 5-7 बातें, इनको हम लोग थोड़ा सा बाद में भी अभी हल्की सी चर्चा कर लेंगे। पहली चीज में कही गई है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपने सुना होगा बार बार कि 50 घंटे स्कूल से लेकर के और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक 50 घंटे के प्रोग्राम हैं जो कि आपको करने हैं। ये इस तरह का एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया है NCERT ने, और NCERT की वेबसाइट पे ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसमें कि these are the guidelines for 50 hours of continuous professional development for teachers, head teachers and teacher educators। इसमें प्रोविजंस कुछ NEP के लिए गए हैं और पॉइंट आउट किए गए हैं। हालांकि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हाईली ब्यूरोक्रेटिक है, और उसमें मूल रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शिक्षकों पे नॉन टीचिंग वाले शासन कर पाएँ, ऐसा थोड़ा सरल बना दिया गया है। तो ये भविष्य का खतरा है। इसमें पहला तो ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि दे विल एम्फसाइज कंटिन्यूअसली ऑन ट्रेनिंग टू कीप फैकल्टी अपडेटेड विद एडवांसमेंट्स इन देयर फील्ड्स एंड पेडागोजी। देन मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपोजर, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पिछला दोनों सेशन आपका लग रहा है कि मल्टीडिसिप्लिनरी पे ही फोकस था। तो ये अभी तो पूरी तरह से हमारे संकायों में जो है थ्योरी में ही है। दिस इज टोटल थ्योरी इन आवर यूनिवर्सिटीज। किसी विश्वविद्यालय में प्रैक्टिस में भी है कुछ या नहीं? लेकिन इस पे दूसरे तरीके से सोचने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस में है, दूसरे तरीकों से प्रैक्टिस में है, और उन तरीकों पे पुनर्विचार करके उनको अमलगेट करना पड़ेगा। बट द पर्पस इज it should encourage faculty to engage with diverse disciplines to promote interdisciplinary collaboration, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। Then research and innovation, जैसे ये एक्सपेक्ट किया गया है यहाँ पे कि चाहे विद्यालय, महाविद्यालय हो या फिर विश्वविद्यालय हो या इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो, सभी को मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही दुरूह एक्सरसाइज है। आपने ये भी सुना होगा, ये कहा गया है कि एफिलिएटिंग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी पूरी तरह से चेंज करके जो है
और यूनिवर्सिटीज इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में तब्दील कर दिया जाएगा। एक भारी चुनौती, कभी कभी तो सोचने पे हताशा भी महसूस होती है ना। अब आपको हताश नहीं करूँगा अपनी हताशा से मैं, लेकिन एनईपी में ये पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेशन है कि सारे इंस्टीट्यूशंस चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो जो भी हो उनको एक यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा, और इसके लिए लगभग 1500 से 30 वर्षों का समय उसमें दिया गया है, तो अच्छा खासा समय है। देन रिसर्च एंड इनोवेशन की बात इसमें की गई है कि ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस रिसर्च फोकस्ड होंगे, जहाँ की टीचिंग पे भी फोकस किया जाएगा और साथ में रिसर्च पे भी फोकस किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जैसे कि रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटीज बनाने की भी बात की गई है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होंगी जहाँ की रिसर्च ही मेन फोकस होगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ पार्टली टीचिंग और रिसर्च दोनों ही संपन्न किए जाएंगे। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आपने देखा कि धीरे धीरे अब ऑनलाइन मैकेनिज्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग पे जोर दिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हर आदमी ये जानता है कि मुझे क्या पढ़ना है, मेरे काम का क्या है। तो ये मॉडलिटीज पर्टिकुलरली जो ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप बहुत सारे अपने मटेरियल्स या जो संसाधन हैं वो ऑनलाइन भी आप अवेलेबल कराएं। ये भी एक अपने में भारी चुनौती है, लेकिन आप ये देखें कि असंभव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी तो बहुत सारे लोगों की क्षमता में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन इससे चुनौतियां दोनों में ही कहीं ना कहीं होने वाली है। देन स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजीज, जिसमें कि विद्यार्थी को सोच सकें समझ सकें। नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं विद्यार्थियों, और नंबरों के आधार पे ये कहा जा रहा है कि क्षमताएं उनकी बढ़ी है, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जैसे अगर आप ये देखें तो उनकी रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे एक एग्जाम्पल कल बताना चाहूँगा मैं। एक लड़का आया, उसका नंबर अपलोड किया गया तो आया बैठा, मैंने तुम बोलते हो तो बढ़िया हो, लेकिन लिखते समय तो तुम्हारी हालत ठीक नहीं कर रही। तो बोला सर हाँ सर, सब्जेक्टिवली मैं लिखने में बड़ा कमजोर हूँ। अभी देखिए जैसे कि अगर एक पीजी या रिसर्च स्टूडेंट अगर सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है तो ये बड़ी भारी चुनौती है। बच्चे ये एनडीए के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर दे रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर पा रहे हैं, बट उनकी जो रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी है सब्जेक्टिवली, इट इज बीइंग क्वेश्चन टाइम एंड अगेन। तो इसमें जैसे आप ये देखेंगे कि स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजी से तात्पर्य है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, इतनी सारी प्रॉब्लम जो आप आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी कैंपस आप नहीं देखेंगे जहाँ प्रॉब्लम्स ना हो। स्टूडेंट ज्यादा फोकस इस पे करते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी है, समाधान क्या हो, इस पे फोकस नहीं किया जाता। जो ट्राइवियल है जैसे एडमिशन, एग्जामिनेशन, डिग्री, इसके अलावा बाकी चीजों पे कहीं चर्चा नहीं होती है। जबकि एनईपी में साफ ये कहा गया है कि कम्युनिटी लिंकेज होना चाहिए। एनईपी में ही क्या, इससे पीछे जितनी पॉलिसीज थी सब में कहा गया था कि कम्युनिटी के साथ लिंकेज होना चाहिए, लेकिन वो लिंकेज जो है एस्टेब्लिश उतनी स्ट्रेंथनिंग के साथ नहीं हो पाया। एफडीपीज का पर्पस ये भी होना चाहिए कि और बेटर ढंग से कर सके। देन इथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। जैसे कि सैद्धांतिक रूप से तो हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो बहुत सारे मूल्य हैं, उन मूल्यों को व्यवहारिक रूप से हम क्रिया नहीं करते हैं, और ये एक अपना किसी भी समाज में ये बड़ी भारी चुनौती है। इफ देयर इज ए बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, देन दैट सोसाइटी इज गोइंग टू फेस अनवांटेड डेंजर्स इन फ्यूचर। तो ऐसे में आप ये देखें कि बहुत सारी चीजें थ्योरी और प्रैक्टिस में गैप होने के कारण ये बढ़ती जा रही है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में बेसिकली डिस्कशंस, डिबेट, सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंटेशंस, स्किल्स, इन सब पे फोकस किया जाना चाहिए। देन ग्लोबल एक्सपोजर, जैसे कोई भी समाज अपने ही दायरों में जी करके दुनिया में जो है कि अपना नाम नहीं कमा सकता है। आपको सक्सीड करने के लिए जो
वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें सहभागिता हमको करनी पड़ेगी, साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली, पेडागोजिकली, रिसर्च वाइज। तो ग्लोबल एक्सपोजर भी होना चाहिए, और उसके संदर्भ में खासतौर पे जैसे एनईपी ने भी कहा है कि ग्लोबल एजुकेशन फ्रेमवर्क जो है, या ग्लोबल सिटीजनशिप फ्रेमवर्क क्या है, उस पे हमको विचार करना चाहिए, जिसमें कि सस्टेनेबिलिटी और बहुत सारे दूसरे गोल्स जो है उसमें समाहित किए गए हैं। देन लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, हु विल डू, कौन करेगा? ये संस्था में बहुत बड़ा प्रश्न है, और जो करेगा वो करता रहेगा, जो नहीं करेगा वो आसानी से मुक्त हो जाएगा, और प्रमोशन दोनों एक साथ पा जाएंगे, है ना? तो इसमें टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड डूइंग द रिस्पॉन्सिबल थिंग्स, इसकी भी हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन एफडीपीज के माध्यम से जो है ट्रेनिंग इन एकेडमिक लीडरशिप होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मैनेजमेंट में भी, शिक्षण संस्था में। तो ये सारे के सारे काम हर टीचर को करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। अब ये नई इम्फेसिस है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी इम्फेसाइज था, लेकिन आज और फोकस्ड है। जैसे रिसर्च पब्लिकेशन, अगर हम इतने सक्षम हैं तो हमारे ही द्वारा कोई पब्लिकेशन क्यों नहीं होती? अगर हम रिसर्चेस में लगे हुए हैं तो रिसर्चेस सही समय पे प्रकाशित क्यों नहीं होती? वो होनी चाहिए। तो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जैसे अपने रिसर्च एथिक्स या प्लेगरिज्म इत्यादि के जो नॉर्म्स हैं, इनके बारे में अपडेशन होना चाहिए, और वो हर आदमी जानेगा, तभी उसके हिसाब से फिर पार्टिसिपेट कर पाएगा। देन इंटरडिसिप्लिनरी, वही चीजें हैं ऊपर वाली, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप, ये तो एक बहुत बड़ा गैप है। इंडस्ट्री को हम प्राइवेट समझते हैं, और एकेडमिया ये सोचता है कि दे विल कम टू मी, व्हाई शुड आई गो टू देम? नहीं, लेकिन ये एक मेजर चैलेंज है। जैसे इंटर्नशिप की बात यहाँ पे बार बार कही जा रही है कि हर विषय में इंटर्नशिप हो, प्रैक्टिकली जिन इंडस्ट्रीज में उनको काम करना है बच्चों को, उनके साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। हम लोग क्लोजली जो देखते हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कोई कोलैबोरेशन सिस्टमेटिक नहीं है। यही पता नहीं है कि हाउ टू कोलैबोरेट। कोलैबोरेशन की बात करिए तो फैकल्टी मेंबर्स ही आपस में लड़ने लगते हैं, है ना? तो ये एक एफडीपीज के माध्यम से इस पे भी चर्चा होना चाहिए कि हाउ कोलैबोरेशंस कैन बी डन, हाउ कैन वी कोलैबोरेट विद द नियर बाय इंडस्ट्रीज और अदर industries related with our field. Then entrepreneurship. अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि entrepreneurship जो है वो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के एरिया की चीज है, लेकिन हर क्षेत्र में अगर कोई नया कर रहा है तो उससे विचार विमर्श करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जैसे कम्युनिटी इंटीग्रेशन की जो हम बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, कैसे उसको इवेलुएट करना है, कैसे उस पर मार्क्स देने हैं, ये सारी चीज़ें जो है एफडीपीज में इम्फेसाइज की जा सकती है। एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे ये भी कहा जा रहा है बार बार कि ब्लेंडेड लर्निंग होनी चाहिए, और इसके लिए ब्लेंडेड लर्निंग के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की भी आवश्यकता है, जिससे कि लर्नर्स अलग अलग लोकेशंस पे जो भी है आसानी से वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करने की बात की जा रही है। देन इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स, जैसे आप ये देखें कि बहुत सारे खासतौर पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने ढंग से अपनी एफडीपीज मॉनिटर करती हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो लोग अपने लिए आयोजित करते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट बेस्ड या इस तरह से मैनेजमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हैं, तो उसमें तो आप ये देखें कि एचआरडीसीज के माध्यम से या फिर जो दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके एफडीपीज में ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स के द्वारा भी हम चाहें तो अपनी ही संस्था में अपने ही लोगों को इन्वॉल्व करके वर्कशॉप्स इत्यादि आयोजित कर सकते हैं, जैसे पेडागोजिकल स्किल्स पे ही बात कर सकते हैं, या रिसर्च प्रोडक्टिविटी पे बात कर सकते हैं, लीडरशिप कैपेबिलिटीज पे बात कर सकते हैं, या थोड़ा सा मैं इंक्लूड
करूँ, मेरे कॉलेज में ये प्रैक्टिस सर ने, प्रिंसिपल सर ने ये कराया था कि कोई भी कहीं से भी कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ करके आएगा तो वो आके सारे फैकल्टी के सामने प्रेजेंट करेगा, वेरी नाइस। अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ये तो अच्छा है। देखिए सही बात तो ये है कि इनके यहाँ ये प्रैक्टिस है, लेकिन रियलिटी है कि ड्यूटी लीव पे जो भी जाता है उसका ट्रेडिशनल बेंचमार्क ही एक था कि जो ड्यूटी लीव पे जाएगा रिटर्न होकर के आकर के रिटर्न रिपोर्ट देगा कि आपने क्या किया, और उसके बाद जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो चाहे तो लोगों से इंटरेक्ट कराए। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर बहुत सारी संस्थाओं में अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने मांग दिया कि आप गए थे क्या करके आए जरा बताइए, लिख के दीजिए, तो बहुत सारे लोग झगड़ा नहीं, अगली बार जाएंगे लेकिन जाने के लिए तैयार है, लेकिन लौट के आकर अपनी रिपोर्ट्स देने के लिए तैयार नहीं है। अगेन दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल माइंड। प्रोफेशनली है कि अगर है तो आप जाइए और लौट करके आकर के बताइए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी किया आपने उसके बारे में रिपोर्ट देना चाहिए। देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ओवरऑल सिस्टम। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे। फ्यूचर में आप ये देख सकते हैं कि अपने देश में तो एफडीपी में बहुत स्कोप है, बहुत सारा स्कोप इसलिए है क्योंकि एनईपी का डॉक्यूमेंट ऐसे उठाएंगे अगर आप, हर पैरा से रिलेटेड एक स्कोप है। एनईपी का डॉक्यूमेंट अगर पैरा 9 से लेकर के और 15 तक पूरा आप देखें, हायर एजुकेशन से लेकर टीचर एजुकेशन, हर जगह कहीं ना कहीं डिस्कशंस, इंटरेक्शंस और रिफॉर्म्स की वहाँ पे आवश्यकता है। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस में चलता रहेगा। इफ देयर आर एनी क्वेरीज यू कैन शेयर। सेशन हम लोग का कब तक है? 2 बजे तक है, ठीक है, तो अच्छा समय है। और नहीं तो आप लोगों ने कहा ही है कि आपने एनईपी पे काफी पढ़ा है, एनईपी पे चर्चा कुछ एफडीपी के संदर्भ में हम लोग फिर इसी के कॉन्टेक्स्ट में करें। सर हाँ, जैसे स्कूल स्ट्रक्चर है 5+3+3+2, क्या हम जैसे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो जरूरी है कि मतलब हर एक जो है एक साथ ठोक दे, हम स्टेप वाइज नहीं चल सकते। आप अगर इसकी नहीं चल रहा है तो पंखे चलवा दें, हमको लग रहा है कि कम करवा दिए थे सर, पंखे चलवा दीजिए ना, हमको तो लगता है कि बहुत बार एसी की जरूरत है क्या। देखिए बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे हम लोग को ओरिएंटेशन रिफ्रेशर जो है पंखों के नीचे ही किए और 9 to 5 वाले में किए है ना। सुविधाएं तो सब जगह बढ़ती चली जा रही है, बीच बीच में रुकना पड़ता है। हाँ अब बताइए, अब सुनने में थोड़ा सा आराम। जैसे सर स्कूल स्ट्रक्चर है 5+3+2, हम स्टेप वाइज नहीं चल सकते थे। हायर में जो है और स्कूलिंग है वहाँ हर जगह पहले स्कूलिंग से शुरुआत करते और जो बच्चे आते हैं उनके साथ जो हम लोग को टाइम भी होता है और हम प्रिपेयर भी रहते हैं, उससे लगे रहते हैं और बच्चे आके उनके साथ। देखिए ऐसा होता नहीं है, रिफॉर्म एक ऐसी चीज है ना, ओवरनाइट इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती। जैसे आप ये सोचेंगे कि अकस्मात सारी चीजें होने लगे, पर्टिकुलरली जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और पॉलिसी जब भी फॉर्मुलेट होती है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में करीब 15-20 साल 25 साल का समय लग जाता है। तो ये रिफॉर्म जो है कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स है, और पर्टिकुलरली स्कूल लेवल पे भी है और हायर एजुकेशन में भी है ना। तो स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म से हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स का कोई बहुत लेना देना नहीं है। हायर एजुकेशन में जो डिमांड्स हैं वो डिफरेंट है और वो रिक्वायर्ड है। तो हायर एजुकेशन के लिए जो फ्रेमवर्क है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। पढ़ा नहीं, 11th चले गए, 11th पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन मतलब 10th प्रकार जो पास कर दिया गया, और वही बच्चे जो है जो बैच है कहीं ना कहीं इतनी ऊपर है कि मतलब उनके साथ टीचर जो है संघर्ष ही कर रहा है। अच्छा चलिए एक सवाल मैं आपसे, मान लीजिए आपकी नियुक्ति कहीं नहीं है,
और ये कहा जाता है कि 40 बच्चे आपको दिए जा रहे हैं और इनको कुछ नहीं आता, ये इंटर से पास हो गए, ठीक है ना, या इन्होंने बीए कर लिया है, ये बीएड करने आ गए, अब जितनी प्रोग्रेस इनकी होगी उसी के हिसाब से प्रति फोर्टनाइट आपको वेतन तय किया जाएगा। आप करिश्माई परिवर्तन उसमें कर देते कि नहीं? जैसे इसको व्यवहारिक रूप से देखें ना, बच्चा जहां से आ रहा है उसको हम क्यों पोस रहे हैं? आखिरकार हमारे ही आपके किसी के कलीग ने ही जो है वो काम किया है, अगर उसकी मॉनिटरिंग सही समय पे सही ढंग से हुई होती तो उसमें अपेक्षित परिवर्तन आया होता, ठीक है ना। अब जब हमारे पास आया है तो यही तो कहा जा रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमको करनी है उसके अंदर, वो तो हम उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, समय देंगे तब होगा ना। अगर जैसे मान लीजिए कि हमसे एक्सपेक्टेशन है कि वी शुड गिव एटलीस्ट 5 to 6 hours इन आवर इंस्टीट्यूशन, तो हम ईमानदारी से पूछे, हम लोग क्या ईमानदारी के साथ 4 घंटा भी अपनी संस्था को देते हैं? 3-4 लोग कह रहे हैं कि उससे ज्यादा देते हैं, अधिकांश लोग कह रहे हैं कि 6 घंटा नहीं देते। चलिए एक बात, चलिए ठीक है, ये एग्जाम कौन करा रहे हैं? यूनिवर्सिटी करा रही है, आप करा रहे हैं। आप यही तो प्रतिनिधित्व हर एक फोरम पे बैठ करके कहते हैं कि हर काम हो गया। नहीं सर, जो यूनिवर्सिटी है उसको नैक कराना है, हमारे यूनिवर्सिटी की बात है, उनको नैक कराना है, उनको अपना सेशन रेगुलर दिखाना है, और वो जो है उस एक्सपेक्टेशन में हम लोगों पे जो है दबाव डालते हैं कि ये चीज चलनी चाहिए। एक चीज देखिए, कहीं तो आपने स्वीकार किया है ना कि पाठ्यक्रम खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया? बिना आपकी ये यही सर होता है विश्वविद्यालय में कक्षा प्रारंभ हो गई, उसको कह दिया जाता है खत्म हो गया, गलत हो गया। विद्यालय में हमेशा परीक्षा चलती रहती है। आखिरकार कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। कर क्या सकते हैं उसके लिए सर? ऊपर से आता है कि आपको करके देना ही देना है। तो देखिए दो ही काम कर सकते हैं या तो हमेशा ऊपर देखते रहिए, या तो जिस स्तर पे जो आप कर सकते हैं वो करिए, और जो लोग हमेशा ऊपर देखते रहते हैं तो नीचे वाले हमेशा आपको उसी दृष्टि से देखते हैं कि आप खाली ऊपर की बातों को लागू करने के लिए ही अपने दायित्व को देते हैं। ये तो स्वाभाविक है ना। जैसे कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि किसी न किसी फोरम पे हम हायर अथॉरिटी को ये कम्युनिकेट करते हैं ना कि कोर्सेज आर ओवर। अगर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या फैकल्टी अगर ये कहें कि कोर्सेज आर नॉट ओवर, देन हाउ दे कैन फोर्स यू? सर लीगली जो है उनको तो कुछ पता है कि अभी सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का। कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब है कि प्रशासक पूरी रूप से जिम्मेदार है, शिक्षक नहीं। सर मीटिंग में फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है, मार्च में आप किस पे पढ़ाते हैं? एक मिनट, इसका उत्तर इन्हीं से मिल जाएगा। 27 फरवरी परीक्षा शुरू हुआ जी, और ये चला 21 जुलाई से। ठीक है। एक चीज देखिए, जैसे जो ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज, ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज के लिए 90 दिन मिनिमम मानक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा जो मानक है वो क्या है? और जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए 100 डेज का मानक है। और अगर विशेष तौर पर टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में अगर आपने किया है तो आपने तो अपने भी खतरा मोल लिया है, क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद भी जिस बच्चे को डिग्री आपने 2 महीने पे दे दी है, अगर RTI के द्वारा कोई मान लिया कि इसने बीएड गलत किया है, आप भी पोसेंगे और लड़का भी पोसेंगे। आप जैसे खास तौर पे अपने मानकों को तय करने वाले तो आप हैं ना, लागू करने वाले तो आप हैं।
तय तो मान लीजिए रेगुलेटरी बॉडी ने किया, लेकिन जिस दिन बच्चे का एडमिशन होता है उस दिन से लेकर के 90 दिन या 100 दिन का गैप तो होना चाहिए ना। नहीं होगा तो आप गलत कर रहे हैं ना, प्रशासक कौन गलत कर रहा है? जनवरी में परीक्षा मार्च में कैसे हो सकता है? देखिए नहीं सर हमारे किस विभाग में? हिंदी में। तो उसमें जैसे एडमिशन के बाद 90 दिन का गैप नहीं होता, तो आपके विभाग ने विभागाध्यक्ष ने कभी लिख के दिया इसको कि 90 दिन नहीं हुआ। सर हमारी तरफ से ये हुआ है, हमारी तरफ से ये हुआ है सर, हमने लिख कर दिया सर, हमारी तरफ से हमने लिख कर दिया कि हमारे एडमिशन नहीं हो रही कोरोना टाइम पर नहीं, लेकिन स्पेशल हमारे डिपार्टमेंट को अलग से किया गया। टेक्निकली गलत है, अगर नहीं पूरा हुआ तो गलत है। अगर हम एक्शन ले चलिए वन बाय वन, लेट अस नॉट मेक इट ए क्राउड। आप ध्यान दीजिए, एक एक करके डिस्कस करिए। सर मैडम ने बहुत अच्छा कहा। मैडम ने कहा कि टाइम दिया गया, क्योंकि लिख के दिया गया था। सर अगर हम बोलेंगे नहीं तो कोई क्यों करेगा? हम बोलेंगे तभी तो उसको पता चलेगा। आप कितना भी बोलते रहिए, कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आप लिख करके नहीं देंगे। और रिटर्न रिजोल्यूशन अगर आपने लिख के दे दिया, नो वाइस चांसलर, no governor, nobody can force you to do anything against the regulatory norm. दो साल परीक्षा कराने के बाद वो कैसे टाइम पड़ा है? हम सुबह 8 से लेकर 11 सर 90 दिन का टाइम अगर नहीं है कंप्लीट तो आप 90 दिन को कंप्लीट करवा दें। देखिए वो ऑनलाइन आपका मुद्दा क्या है? आप बताएं, क्या ये मुद्दा सेम है कि अलग है? मुद्दा वही है क्या है कि हम 8 से 3 दो पाली परीक्षा ड्यूटी कर रहे हैं, 8 से 11, 1 से 4, उसके बाद आप ऑनलाइन कक्षा पढ़ाइए। ठीक है, परमानेंट टीचर है आप? नहीं, संविदा पर। ठीक, तो संविदा वाले का तो क्या कुछ कहना ठीक है नहीं। संविदा वाला तो देखिए हायर एजुकेशन में हालात इतने बुरे हैं कि स्कूल एजुकेशन से भी कम पेड है। सर वो टीचर है और ही, तो क्लर्क ही है। दिस इज टोटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीचर। और उसमें शामिल कौन है? उसमें शामिल कौन है? टीचर ही शामिल है। आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और आपका इंस्टीट्यूशन ही शामिल है। क्यों? क्योंकि वो जैसे जिसकी मजबूरी है, जिसको कोई आर्थिक लाभ कहीं से नहीं मिल रहा है, तो बेचारा किसी भी पैसे को पाकर के पढ़ाने के लिए मजबूर है। लेकिन आप अपनी संस्थाओं में ना तो नियुक्तियां उस हिसाब से कर रहे हैं, ना लोगों को इंगेज कर रहे हैं। ये इशू इसका नहीं है। हमारा इशू है कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या हो, उस पर हम लोग चर्चा करें तो ठीक है। लेकिन इशू एक जरूर था कि अगर हम रेगुलेटरी बॉडीज के नॉर्म्स के बारे में अवेयर नहीं होंगे, जैसा कि आपने भी कहा कि अधिकांश टीचर्स जानते नहीं है कि हमको 90 डेज पढ़ाना है, तो उन नॉर्म्स को फिर हम अपने लेवल से प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, क्या इसके बाद आप अभी आ रहा है कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी सब लोगों ने इसको किया, ये है कि बात आपस में बात मत करिए प्लीज, डोंट टॉक। हाँ, जैसे सर साइंस वाले को कहना है कि अगर आप लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स का पढ़ सकते हैं या IT का होता है, तो सर हम एक सर बड़ा चैलेंज है, जैसे यूनिवर्सिटीज के जिस डिपार्टमेंट के टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 40 से 45 टीचर होते हैं, उसी को सर उसी का कॉलेज 3 या 2 टीचर पढ़ाते हैं। तो जैसे सर मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं, आर्ट्स वाला अगर साइंस पढ़ेगा, साइंस और आर्ट, तो सर हम टाइम टेबल कैसे मैनेज करेंगे? ये इनसे रिलेटेड कोई और सवाल है इस तरह? आपको एज साइंस टीचर मैं इसके ऊपर एग्जांपल दूँ। अभी मैंने पूछा था अभी का जो एज ग्रुप है अभी शुरू होगा, पहले क्या है मतलब टर्म नो में, बट अब NEP के अकॉर्डिंग और ज़्यादा हाईलाइट हो गया। तो मुझे नहीं पता आर्ट्स और केमिस्ट्री के बारे में। मैं अपनी डिग्री या अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके पढ़ूँ, कोई कोर्स करूँ उसमें पे, तब मैं उसको क्लासरूम में बोल पाऊँ, इसके बारे में चर्चा कर पाऊँ, डिस्कशन कर पाऊँ, इसको क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि अब जो प्रेजेंट टीचर्स हैं वो किस तरीके से कितना एक्टिविटीज के थ्रू क्या हम उस पर फोकस करेंगे कि हर टीचर को मल्टीडिसिप्लिनरी टीचर को होना पड़ेगा तभी तो वो शुरू कर पाएगा। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? कुछ आप कह रहे थे क्या? क्या इससे रिलेटेड है? मल्टीडिसिप्लिनरिटी का जो इशू है उससे रिलेटेड है? ये इसका
था हम लोग जब कैंपस में पढ़ रहे थे तो उसमें कंपल्सरी एक साल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी और सेकेंड ईयर में मैंने आज तो उसमें टाइम टेबल ऐसा पड़ा था कि 1-2 घंटे का हम लोग को बैठ दिया जाता था। तो हम लोग 10 से लेकर 4 बजे तक क्लास में नहीं लेते थे, लेकिन वो पूरी तरह बैठ के जाएंगे। सर इसी में और सवाल है, जैसे सर एक तो ये हो गया कि टाइम टेबल क्लास करेगा, मान लीजिए साइंस वाला आर्ट्स वाला साइंस में किस तरह से मैनेज हुआ, कि सर क्लास रूम में नहीं कर होती है, मान लीजिए तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। एक सर एक क्लास और एक जैसे जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ नहीं है, अगर हम सर DAV में पढ़ाया जा रहा है या DAV में नहीं मेन कैंपस में पढ़ाया जा रहा है तो हम वहाँ से यहाँ आकर के पढ़ सकेंगे। तो सर बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उनको शुरू में तो इतना समझ डेवलप नहीं होती, मान लीजिए एक वो राजघाट पे सब्जेक्ट पढ़ने चला गया, एक DAV चला, एक केचू, अगर मान लीजिए 3 ऐसे सब्जेक्ट ले लेगा तो कैसे सर मैनेज करेगा, दिन भर दौड़ता रहेगा। चलिए ठीक है, आप कुछ करेंगे इसी के बारे में? हाँ सर, माय कंसर्न इज अबाउट द करिकुलम। अगर मेरे पास इंग्लिश और हिंदी और हिस्ट्री तीनों मल्टीडिसिप्लिनरी है तो तीनों फील्ड के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं क्लास में तो मेरा करिकुलम जो है मेरा फोकस रहेगा लिटरेचर पे, बट लिटरेचर में दे डोंट हैव एनी नॉलेज हाउ टू एनालाइज द टेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई द थ्योरीज, तो हाउ टू बैलेंस द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आल्सो। आई थिंक दैट वुड आल्सो बी अ चैलेंज फॉर मी। चलिए देखिए, इसमें जो है कि इतने ज़्यादा कंफ्यूजन इसलिए हैं क्योंकि हमने आंख मूंद करके एक ही तरह के विषय निश्चित वर्षों तक पढ़े और पढ़ाए हैं, ठीक है ना। इसका मूल कारण यही है। तो हमने ये मान लिया कि बात मत करिए भाई, या तो सुन लीजिए या सो जाइए, ज़्यादा सही है। आपस में बात मत करिए, अगर इस मुद्दे पे है तो शेयर करिए। जैसे इसमें आप ये देखें कि आप चूंकि लंबे समय तक अपने ही विधा में काम करते रहते हैं तो आप अपने को फिक्स कि ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मल्टी डिसिप्लिनरिटी का सीधा सीधा अर्थ ये है, देखिए दोनों शब्द मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कोट किया था आईटेक के संदर्भ में भी कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी कोलैबोरेटिव मोड, जिसका आशय ये है कि अगर आपके विश्वविद्यालय में ही 5 विषय पढ़ाए जा रहे हैं तो 5 विषयों की क्षमता आपके विश्वविद्यालय के पास है ना। तो इन 5 विषयों में अगर कोई विद्यार्थी कोई विषय पढ़ना चाहे तो वो क्यों नहीं पढ़ सकता? पहली बात। जैसे अगर हिंदी का विद्यार्थी अगर इंग्लिश पढ़ना चाहे, एक पेपर कोई लेना चाहे तो वो क्यों नहीं ले सकता है? अगर कोई विद्यार्थी जो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट का हो साइंस का कोई सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे तो वो क्यों नहीं पढ़ सकता है ना। तो जो इंटरमीडिएट पास करके एक विद्यार्थी आ रहा है, यहाँ पे तात्पर्य है कि ओपन चॉइसेस होने चाहिए। यहाँ चॉइसेस का मसला है कि ओपन चॉइसेस होने चाहिए, है ना। एक्सेस हम कैसे करें, एक बात ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कोई चीज अगर एक विश्वविद्यालय में चलती है कोई दूसरे विश्वविद्यालय में चलती है तो क्रेडिट अर्निंग जो आपकी होगी, जो एक विश्वविद्यालय से होगी वो संरक्षित हो जाएगी। जो क्रेडिट अर्निंग आपकी दूसरे विश्वविद्यालय में होगी उसमें जाकर के ये क्रेडिट आपकी जुड़ जाएगी। इवन आपका मान लीजिए कि कोई कोर्स कोई डिग्री पूरा करने में आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स अगर एक सीमित समय में नहीं पूरे हो पा रहे तो जितना आपने क्रेडिट अर्न किया है वो आपके रिकॉर्ड में संरक्षित हो जाएगा। जब आप पुनः वो क्रेडिट्स जो कि एक डिग्री के लिए चाहिए वो अर्न कर लेंगे तो फिर आपको एक निश्चित डिग्री मिल जाएगी। तो तात्पर्य यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है कि किसी को किसी चीज के लिए फोर्स कर, है ना। इसके लिए इसीलिए कहा गया है कि ये कैंपसेस कैसे होने चाहिए, ये एक कैंपस होने चाहिए। यहाँ तक कि इसमें एक बात और कही गई है पॉलिसी में, अगर पढ़ा होगा कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो लगभग, अगर आपने पढ़ा है तो बताइए।
अभी आपने कहा कि पढ़ा है, अभी आपने कहा है कि एनईपी पढ़ी है आपने। विद्यार्थियों की संख्या इन विश्वविद्यालयों में जिनकी बात की जा रही है कि अब पूरे देश में ऑटोनोमस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सबको जो है यूनिवर्सिटीज के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा नेक्स्ट 15 इयर्स के बाद। और उसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या कुछ होनी चाहिए, एक संस्था में 3000 के लगभग विद्यार्थी होने चाहिए। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं और ये है कि 3000 ये विद्यार्थी एक कैंपस में पढ़ते हैं, 10 विषय वहां पढ़ाए जा रहे हैं, तो 10 विषयों में ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, बढ़ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बढ़ जाएगी, एक विश्वविद्यालय से अगर आप दूसरे में जा रहे हैं, ये चैलेंज है, इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए एक सच्चाई ये भी है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों और नवाचारों को देखते हुए बहुत सारी चीजें आपकी नीति में या व्यवहार में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपका जो स्थानीय यथार्थ है वो भिन्न है। ऐसा करने में बहुत भारी चुनौतियां हैं। अब आप ये देखें कि 1986 की शिक्षा नीति इंप्लीमेंट होते होते 2019 तक कितनी हुई। इसी तरह से आपकी जो ये शिक्षा नीति है इसको इंप्लीमेंट होने में काफी लंबा समय लगेगा और अपेक्षित गति से नहीं होगा तो पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन का गैप बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेकिन पर्पज मल्टीडिसिप्लिनरी का यही है और प्रीवियसली भी लगभग आप देखेंगे जो 20 साल या 25 साल पहले जैसे कि दर्शन के छात्र जो है या मनोविज्ञान के छात्र विज्ञान पढ़ते थे, जैसे बीएचयू जैसी संस्था में ऐसा होता था, है ना। एक मैडम बहुत देर से वो पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बट लेट हिम आस्क। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हो गया ठीक। आप लोग जो बात कर रहे हैं कि हिंदी का जो छात्र है वो इंग्लिश लिटरेचर में नहीं पढ़ सकता, राइट। अगर इवन इफ वी वेलकम राइट वी इंग्लिश, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मीडियम ऑफ आंसर दैट वुड बी अ चैलेंज। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो वी विल बी यूजिंग इंग्लिश बट द पर्सन वुड नॉट बी कंफर्टेबल, द स्टूडेंट, सो दैट वुड बी आल्सो हाउ टू एड्रेस दिस। भाई देखिए इस समस्या से उबरने के लिए तो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है। जैसे आप ये देखिए कि इस देश में सबसे श्रेष्ठ कौन था, जो संस्कृत जानता था और हजारों वर्षों तक वो श्रेष्ठता बनी रही। उसके बाद श्रेष्ठ कौन बना, जो फारसी जानता था, और उसके बाद श्रेष्ठ कौन बना, जो अंग्रेजी जानता था, है कि नहीं। तो यहाँ पे ज्ञान महत्वपूर्ण है या भाषा महत्वपूर्ण है। और अगर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, आखिरकार कहीं से उसने इंग्लिश पढ़ा होगा इंटरमीडिएट तक ना, आउटराइट ही विल नॉट बी अलाउड। प्रिलिमिनरी कुछ नॉलेज तो चाहिए होगी ना। जैसे आप ये देखें कि स्कूल सब्जेक्ट्स में भी वो अपने आप में एक भारी चुनौती है। क्लास 9 to 12 सिस्टम पूरा चेंज होने जा रहा है, जो हो सकता है वो चेंज करने में अगला दशक लग जाए, लेकिन वो चेंज होने जा रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति एकदम नहीं जानता है उस भाषा को, he knows to some extent and he has to be promoted. Initial उसकी essential कुछ डिग्री तो होगी ना उसमें। Actually, at our place, they only study one subject in English, that is English compulsory, and basic language is taught to them. So when it comes to reading novel or play, it would be really challenging because they are not able to read even a short story. So anything that I am trying to. There is one challenge. If you are trying to look it with a glass which is existing at present, then you will not be able to give solutions. अगर हम ये कहें कि only English literature will not be one subject, communicating English will be another subject, है ना? So it depends on the nature of the subjects and choices being made by the student. It will depend on that. आप कुछ कह रहे थे? टाइम टेबल का जो मैनेजमेंट होगा, जैसे आपने कहा कि फाइल करने की, मेरा सर मेन जो प्रश्न था कि टाइम टेबल सर कैसे मैनेज करें। चॉइस करने का सर ठीक है, कोई चॉइस कर सकता है, पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं, टीचर बनेगा, लेकिन सर एक ही टाइम लॉ वाला दिया गया हिंदी में,
और कॉमर्स वाला भी आ गया, साइंस वाला भी आ गया, IT वाला भी आ गया, मेडिकल वाला भी आ गया, तो इसके साथ हो सकता है उसी टाइम पे उसकी अपनी क्लासेस चलाएंगे। तो सर या तो क्लासेस सुबह 9 से रात 10 तक लगातार इस तरह की चलती रहे, एक डिपार्टमेंट में वही से चलता रहे, लेक्चर एक ही होता रहे, तो उसमें टाइम टेबल कैसे मैनेज होगा? देखिए ये पूरी तरह से व्यवहारिक चुनौती है, लेकिन यथार्थ तो ये है। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। जैसे प्रीवियसली भी साइंस फैकल्टी के बच्चे BHU में खास तौर पे वो लैंग्वेज पढ़ते थे कंपल्सरी, और वो अभी भी है, क्लासेस इस तरह से एडजस्ट होती है। इसका आशय यहाँ पे कहने का ये है कि देयर is a need of proper interaction and collaboration between two departments, और इसलिए वो जैसे कि चुनौती ये बढ़ जाएगी कि कैसे उसको हम मैनेज करें। इवन विद इन वन डिपार्टमेंट, जो आपने कहा ना कि सुबह से शाम तक चलेगा, जैसे साइंस के स्टूडेंट के रूप में मैं ये जानता हूँ, साइंस फैकल्टी में सुबह 7:45 से लेकर के शाम के 5 बजे तक क्लासेस चलती है BHU, ठीक है ना। तो तात्पर्य क्या है कि टीचर का कन्वीनियंस सेकेंडरी है, जैसे इंस्टीट्यूशनल नीड जो है और डिसिप्लिनरी नीड टॉप प्रायोरिटी। यू विल हैव टू गिव योर सर्विसेज एज पर नीड ऑफ द प्रोफेशन, है ना। उसको कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा। भविष्य में ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ पॉसिबिलिटीज ये हो, ये चैलेंज है कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है ये रिकॉर्ड कर लिया जाए। रिकॉर्डेड, जैसे इसमें कहा गया, ये प्रोविजंस क्या क्या हैं कि ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो रिकॉर्डेड मटेरियल हो सकता है कि अवेलेबल डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट प्लेसेस पे हो। आप कुछ कहें? लेकिन सर जैसे ये मेजर सब्जेक्ट के बुक पढ़ने लगे कि मान लीजिए हिंदी संस्कृत वाला फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं और हिंदी संस्कृत के साथ सर IT वाला भी कोई चाह रहा है कि वो आकर के यहाँ फिजिक्स पढ़े, तो सर जब ज़्यादा फैकल्टीज के ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के बच्चे एक साथ सर मेजर सब्जेक्ट पढ़ने आ जाएंगे तो सर समस्या होगी। देखिए एक चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट मार्केट तय करता है, और अपने में ये भीषण चैलेंज है कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट की डिमांड कुछ और होगी, आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका प्रोविजन कुछ और होगा, तो एक मिसमैच हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे जो कि शायद कुछ रिजॉल्व हो, कुछ अनरिजॉल्व रहें, ठीक है ना। तो ये है, बाकी हताश होने की जरूरत नहीं है संतोष जी। इस देश में बच्चे पढ़ने के लिए इतने तैयार हैं। तो इसमें
तो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पढ़ने वालों की या डिमांड करने वालों की तादाद इतनी है ना कि आप कुछ भी पढ़ाइएगा कुछ ना कुछ लोग मिल जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही चुनौतियों से समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे प्रावधान जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो इस तरह के आए जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना उत्पन्न हो। हाँ, इट इज सेक्शन चल रहा है ना, जैसे यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं तो दूसरे सेक्शन में दूसरा चल रहा है, लेकिन उसको भी तो हिंदी पढ़ना है ना, हाँ, फिर उसका भी तो वहाँ चला जाता है ना सर। अभी भी सेक्शन चल रहे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं A B C D ऐसे सेक्शन, ये पहले भी प्रावधान रहा है, ये हो जाएगा कुछ चुनौतियों के साथ। की संख्या बढ़ेगी। अच्छा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। चलो जो यहाँ बच गया वो हमसे समझ लेंगे।